जो अच्छी क्वालिटी का कोयला है, जिसको नाम दे दिया है हमने एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस, जो कि 50% है, और जो रह गया 4% सॉफ्ट कोल है। सॉफ्ट कोल। और अगर हम इंटरनेशनली लेवल पर, ग्लोबली लेवल पर बात करें कि ये जो हमारा अमाउंट है कोयले का, वो कितना परसेंट है ग्लोबली लेवल का, तो लगभग इसका 7% के करीब हमारे इंडिया में इसका पाया जाता है। और स्टेट्स की बात करें, किन किन स्टेट्स में कोयले का भंडार है, कोयले के रिज़र्व हैं, तो उनमें एमपी, झारखंड, इसी तरह से वेस्ट बंगाल, ये कुछ मेन स्टेट हैं जिसमें कोयले का रिज़र्व ठीक ठाक अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम के बारे में। ये भी काफ़ी प्रचलित एनर्जी का रिसोर्स है। चलिए इसका स्टेट्स देखते हैं, इसकी हमारे देश में क्या सिचुएशन है। तो देखें इसका अमाउंट लगभग 6 बिलियन या 5.8 बिलियन बैरल या फिर 800 मिलियन टन, 800 मिलियन टन इसका अमाउंट हमारे देश में लगभग पाया जाता है। और इसके स्टेट कौन कौन से हैं जहाँ पे से ये निकाला जाता है, तो इसमें बॉम्बे हाई एक इम्पोर्टेंट जगह है। उसी तरह से जो असम का जो नॉर्थ पार्ट है, नॉर्दर्न या ऊपरी पार्ट ऑफ असम, और इसी तरह से जो साउथ में जो कृष्णा कावेरी का जो बेसिन है, उसमें भी ये पाया जाता है। और अगर हम कंजम्पशन की बात करें, हमारा पेट्रोलियम में क्या कंजम्पशन है ग्लोबली लेवल पर, तो हम इसका 4th नंबर पे जो पेट्रोलियम है इसको यूज़ करते हैं, और जिसमें लगभग 75% जो हमें पेट्रोलियम की पूर्ति करते हैं ये गल्फ़ कंट्रीज़ करते हैं। और इसका इंडस्ट्रीज़ और डोमेस्टिक कंजप्शन कितना है, टोटल परसेंट का 24%, और इसका वाइडली यूज़ अगर इसकी बात करें तो इसका ट्रांसपोर्टेशन में या फिर परिवहन में हम 42 के अराउंड 42% इसका यूज़ किया जाता है। तो गाइस ये थी पेट्रोलियम के बारे में, हमने कुछ अहम स्टेट्स के बारे में बात की। अब हमारा जो नेक्स्ट रिसोर्स है तो एनर्जी का, वो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जिसमें कि सीएनजी और एलपीजी वगैरह आते हैं। ये इन दोनों जो हमारे फ्यूल रिसोर्सेज थे, इनके मुकाबले ये कुछ इको फ्रेंडली भी होते हैं, और इनकी जो एफिशिएंसी है और लागत भी इनकी कम होती है, तो इसे 21st सेंचुरी का हम इसको ईंधन बोलते हैं। तो इसके कुछ स्टेटिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए,
जो हमारी नेचुरल गैस होती है, अगर हम उसको -160 के अराउंड के टेम्परेचर पे जब लाते हैं तो हम ये क्या होता है, जब गैसेस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे इसका क्या होता है, जो स्टॉकिंग वगैरह होती है वो काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली हो जाती है, और जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन और दूसरे पर्पजेज़ के लिए ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इसके स्टॉक की बात करें, ये नेचुरल गैस, अगर हम इसके स्टॉक की बात करें तो हमारे इंडिया में लगभग 1.09 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर इसका स्टॉक पाया जाता है, जो कि अगर दुनिया की सतह पर अगर हम बात करें, जो वर्ल्ड का कितना परसेंट है, 0.6% है, ठीक है। और जो इसमें से जो हमें लगभग 78% जो अमाउंट है इसका टोटल का, वो हमें जो हमारे ऑफशोर जो प्रोजेक्ट हैं उनसे प्राप्त होता है। ऑफशोर का मतलब ये है कि जो मेन लैंड से बाहर जो हमारे रिसोर्स है, मतलब सी वगैरह इसमें शामिल होंगे। और इसी तरह से इनशोर की बात करें तो बचा हुआ जो अमाउंट है वो इनशोर जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनसे हमें हासिल होता है। और इसके मेन अगर स्टेट्स की बात करें, किन किन स्टेट्स में इसकी अमाउंट पाई जाती है, तो देखें गुजरात और असम इसमें आते हैं, जहाँ पे ये नेचुरल गैस के स्टॉक पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें कि जिस तरह से हम एलपीजी नेचुरल गैस प्रोड्यूस करते हैं और उसके कंजम्पशन में, तो उनके कंजम्पशन के रेशो को अगर देखते हुए अगर हम ये निकालें कि आने वाले कितने सालों तक ये नेचुरल गैस हमें सर्व करती रहेगी, तो वो होगा 36 वर्ष, ठीक है। तो गाइस ये था नेचुरल गैस के बारे में। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, जो कि हम डोमेस्टिकली इसको वाइडली यूज़ करते हैं। ऐसे लिखने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखें अगर हम इसके प्रोडक्शन की बात करें तो हम लगभग इसका 1,61,300 मेगावाट इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें कौन कौन से अलग अलग रिसोर्स हैं, जैसे कि लगभग इसका 36,000 किससे आता है, हाइड्रो पावर से आता है। 36 के 1000 लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कहाँ से आता है, हाइड्रो पावर से आता है। और जो 10,000 या 10,000 10 के इसका ये आता है थर्मल पावर से। थर्मल पावर जो स्टीम से को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और हाइड्रो पावर क्या होता है, जो हम जो टरबाइन पे बेसिकली पानी के थ्रू पानी गिराकर उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें क्या होता है, डायनामो का यूज़ करते हैं हम। और इसी तरह से इसमें जो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी है वो लगभग 4,500 मेगावाट वो इसमें योगदान देती है।
और 16,000 जो रिन्यूएबल रिसोर्स हैं जैसे कि विंड एनर्जी वगैरह, उनका इसमें रोल रहता है। तो गाइस ये कुछ मेन एनर्जी रिसोर्सेज थे, उनका इंडिया में सिनेरियो क्या है वो हमने देखा। और अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा, अगले टॉपिक में हम बात करेंगे कि अपने स्टेट के लेवल पर हमारी क्या इसमें पोजीशन है या फिर हमारी क्या स्थिति है। तो चलिए, तो गाइस अब जो हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, एनर्जी सिनेरियो इन यूपी। तो हम देखेंगे कि हमारी एनर्जी के मामले में यूपी कहाँ पे स्टैंड करता है। तो चले देखें, एनर्जी के मामले में अगर यूपी की हालत कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है, काफ़ी खस्ता हालत है। और जो हमारा कंजप्शन और डिमांड की जो एक गैप है वो काफ़ी है। अगर हम बात करें डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप है वो जनरली 10 to 15% हमारा रहता है। कि देखें, अगर सप्लाई हम उतनी नहीं कर पाते जितनी डिमांड है। और कभी कभी ये जो होता है, जो पीक जो टाइम होता है जैसे समर वगैरह का, तो इसमें ये जो गैप है सप्लाई में और डिमांड में जो गैप है वो 43% तक चला जाता है। क्या मतलब है, अगर हमें 100% एनर्जी की ज़रूरत है तो हम कितना सप्लाई कर पा रहे हैं उसको, तो हम 57% के करीब ही सप्लाई अपनी आवाम को दे पा रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके प्रोडक्शन के बारे में। प्रोडक्शन की बात करें तो कौन कौन से रिसोर्सेज से इसका प्रोडक्शन वाइडली यूज़ होता है, तो इसमें है हाइड्रो पावर और थर्मल पावर, रिन्यूएबल एनर्जी। अगर 2010 के स्टेट्स की बात करें तो हाइड्रो पावर से हम कितनी बिजली पैदा कर पा रहे थे, 520 मेगावाट। और इसी तरह से थर्मल की बात करें, थर्मल एनर्जी जो 4000 मेगावाट, और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स से 590। और इसी क्रम में देखें, जो हमारी जो एनर्जी की सिचुएशन है इसको सुधार करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ स्टेप्स तो लिए हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे कि 1999 में जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट था, इसको गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन की ओर इसको ले गई, और ताकि काम इफ़िशिएंटली हो सके तो उसको सब डिवीज़न में, फर्दर डिवीज़न में इसको डिवाइड कर दिया और उसको काम बांट दिया है। सपोज डिस्ट्रीब्यूशन का काम एक डिवीज़न देख रही है, ट्रांसमिशन वगैरह का काम दूसरी डिवीज़न देख रही है, तो इनको 3 डिवीज़न में बांट दिया। तो क्या थी, एक इसमें यूपीपीसीएल के बारे में आप जानते होंगे, और यूपीजेएनएल उत्तर प्रदेश निगम लिमिटेड, और इसी तरह से तीसरी क्या थी, यूपी आरबीयूएल। तो ये कुछ यूपी का सिनेरियो था जो हमने देखा कि एनर्जी के मामले में हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। और जो एनर्जी रिसोर्सेज देखें तो खनिज के मामले में हालांकि बात करें तो यूपी की हालत कोई, यूपी का एरिया क्योंकि ज़्यादातर
सॉइल के थ्रू बना हुआ एरिया है, तो जो हमारे मिनरल्स वगैरह हैं वो बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं। जो हमारा ये जो बुंदेलखंड का एरिया है, जो नीचे का एरिया है, झांसी, चित्रकूट वगैरह का, ललितपुर, सोनभद्र वगैरह का, यहाँ पे कुछ मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं। जैसे कि ललितपुर वगैरह में कुछ अमाउंट में यूरेनियम भी हमें हासिल होता है। इसी तरह से सोनभद्र वगैरह में कोयला वगैरह, मिर्ज़ापुर वगैरह में कोयला वगैरह पाया जाता है। हालांकि जो यूरेनियम है, इसका जो क्वालिटी है, इसकी क्वालिटी काफ़ी लो होती है। इसकी वजह से हमें बेनिफिट के मुकाबले इसकी जो लागत है ये ज़्यादा रहती है। तो हमें इसके लिए दूसरे मुल्कों से इसको यूरेनियम के लिए डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है गाइस, तो आज की क्लास में इतना ही।